एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी जिसको परिणाम पहले से पता था जी। उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। देखो ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का इस तरह ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे इस मुहावरे की याद दिलाता है। हर बार हार के बाद कांग्रेस का ईवीएम राग कई बार खुद पर सवाल खड़े करने जैसा दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस फिर ईवीएम हैक होने का गाना गा रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही इसको लेकर दो सुर सुनाई दे रहे हैं। नौजवान, किसान, मजदूर, पढ़े लिखे बच्चे और इसके अलावा व्यापारी भी परेशान था, लेकिन ईवीएम ने मोदी और शाह के इशारे पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हराई हैं। मैं ईवीएम की गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि हमारे लोग भी जीते हैं। मैं भी कुछ पोलिंगों पे जीता हूं, ऐसा नहीं कि मैं सब पोलिंग पे आ रहा हूं। तो ईवीएम की गलती नहीं है। ये मैं बता रहा हूं, काला धन बहुत ज्यादा यूज किया है। कांग्रेस के ईवीएम राग पर सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। शिवराज सिंह ने कहा कि अगर ऐसा होता तो छिंदवाड़ा भी जीत जाते। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अस्तित्व खो चुकी है। वो तो हमेशा रोते ही हैं, चुनाव के बाद यही करते हैं। ईवीएम था तो छिंदवाड़ा में 7 सीटें कैसे जीत गए वो? केवल झूठ ही बोल सकते हैं और इसी प्रकार के आरोप लगा सकते हैं कि झूठ का ठीकरा कहां फोड़ना, हार का ठीकरा कहां पर फोड़ना। बीजेपी अभी जरूर ईवीएम के इस्तेमाल का समर्थन कर रही है। 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम का विरोध सबसे पहले बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने किया था। 2010 में बीजेपी के तत्कालीन प्रवक्ता और चुनावी मामलों के स्पेशलिस्ट जीवीएल नरसिम्हा राव ने डेमोक्रेसी एट रिस्क और कैन वी ट्रस्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नाम की किताब लिखी थी। मतलब साफ है कि हार के बाद ईवीएम राजनीतिक दलों के लिए पंचिंग बैग का काम करती है। फिलहाल हार से उपजी निराशा में कांग्रेस भी ईवीएम पर पंच मार रही है, जबकि उसको जरूरत है अपना मूल्यांकन कर नए सिरे से शुरुआत करने की। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, ईवीएम पर सवाल उठाकर क्या कांग्रेस खुद को कमजोर साबित कर रही है? सवाल नंबर 2, हार का ठीकरा बार बार ईवीएम पर क्यों फोड़ती है कांग्रेस? सवाल नंबर 3, क्या ईवीएम पर उठ रहे सवालों को चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी, एक बार फिर आपसे रूबरू। और आज का जो मुद्दा है आपके सामने है, फिर हार, ईवीएम जिम्मेदार। ईवीएम का मसला काफ़ी चर्चा में है और कांग्रेस के महाधिवेशन में जो कुछ समय पहले हुआ था वहाँ भी ये मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था कि देश में चुनाव बैलेट पेपर से यानी मत पत्रों से होने चाहिए। और इतिहास की तरफ रुख करें तो आप देखेंगे कि 2001 तक चुनाव बैलेट पेपर के ज़रिए होते रहे हैं और उसके बाद देश की ही दो जो संस्थाएं हैं जो डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करती हैं, उन्होंने ईवीएम मशीनों का डिज़ाइन किया। बाद में जब बहुत सवाल उठे तो वीवीपैट की भी एक प्रणाली इसमें लाई गई, जिसमें मतदान के प्रयोग के बाद एक पर्ची निकलती है जो मतदाता के मतदान करने के उसने अपना वोट कॉस्ट किया है इसकी पुष्टि करती है और वो पर्ची भी एक डब्बे में एकत्रित की जा सकती है आसानी से, क्योंकि बीच में ये मसला काफ़ी बहस का सबब बना। दुनिया के करीब करीब 24 देश ऐसे हैं, अमेरिका भी, हालांकि अमेरिका में कुछ राज्यों में अभी भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है और कुछ जगह पर किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का मतदान के लिए उपयोग होता है। और करीब करीब 24 कंट्री हैं, जिसमें ब्रिटेन भी है, बड़ी कंट्री हैं और भी कई देश हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के तहत ही मतदान का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसे देशों की संख्या भी खासी है और एक बड़ा देश जर्मनी, जो पहले ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली पर गया लेकिन बाद में वो लौट आया फिर से बैलेट पेपर पर। तो ये डिबेट है, लेकिन इसके कारण है। और हमारे यहाँ जब भी बैलेट पेपर से हुआ तो मत
पत्रों को लूटने की या उनको डिस्टॉर्ट करने की, उनको खराब करने की, स्याही डाल देने की ऐसी घटनाएं काफ़ी उत्तर भारत के कुछ राज्यों में देखने को मिली, जिसकी वजह से हम एक ऐसी प्रणाली की तरफ मुड़े सभी राजनीतिक दलों की सहमति से कि जहां कोई छेड़छाड़ ना कर सके। और सवाल ये है कि जब ये प्रणाली अपना काम कर रही है, ये सवाल उठाया जाता है कि इसमें कांग्रेस भी जीतती है और 2 बार उसकी भी सरकार रही है, और रिसेंटली कंक्लूडेड 2 स्टेट के चुनाव और तेलंगाना में अभी जो 5 राज्यों के चुनाव में, कर्नाटक हिमाचल के बाद तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी अगर आप बात करें तो जीतने के बाद बीजेपी के करीब 1 दर्जन मंत्री। तो इस प्रणाली को लेकर बहस चलती है और कई बार जो दलीलें दी जाती हैं, लेकिन कितना क्या सच है, क्या कहानी है, इसको लेकर लगातार अब क्या कांग्रेस कोई लीगल इंटरवेंशन की तरफ बढ़ेगी, आज हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर वाजपेयी का। स्पोक्स पर्सन है, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे साथ रहेंगे, चुनाव प्रबंधन के अच्छे माहिर हैं, पढ़ाकू खूब हैं, तो हमें बताएंगे भी वो सारी चीज़ें। मेरे साथ हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका, चुनाव को बहुत करीब से वो देखते हुए आगे बढ़े हैं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। पहले जगदीश जी की तरफ ही चलते हैं। जी, प्रताप भानु शर्मा जी हैं, क्षमा सहित, नहीं तो कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ईवीएम का ही बैलेट पेपर का विवाद है कि प्रताप भानु जी को कहीं गोल कर दिया गया। सर बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। आपकी मुस्कान फिर आश्वस्त कर रही है। जी, आपकी मुस्कान आश्वस्त कर रही है कि हाँ फिर सारी चीज़ें दुरुस्त होगी। बहुत शुभकामनाएं आपको। जगदीश जी, पहली टिप्पणी आपकी। जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्या कहेंगे जिस तरह से फिर एक बार ईवीएम का मसला सरफेस पर आया है, कांग्रेस ने ये बात कही है कि सारे एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं पहले उनकी तरफ भी एक आरोप, बड़ा आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से, कमलनाथ जी की तरफ से सामने आया। जी शरद जी, इसको सिर्फ मैं हार का स्यापा कहूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकता मैं। बहुत दुख है इस बात का, ये हार का स्यापा है शरद जी। आप देखिए ना, आप ये नहीं मान के चल रहे हैं कि आप अति आत्मविश्वास में थे, आप ये मान के चल रहे थे। मैंने, शायद आपको एक बात याद होगी शरद जी, 1 मिनट में आपकी बात रोकूंगा। मैंने 2 तारीख को, अगले दिन जब मतगणना होनी थी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी थे, उन्हें भी याद होगा, मैंने कहा था शरद जी मेरी अपनी मर्यादाएं हैं, वरना मैं बहुत कई ऐसे खुलासे कर सकता हूं, परिणाम कैसे चौंकाने वाले होंगे, शायद आपको याद हो। जी कि बिल्कुल। तब से भी ये हो रहा था, अति आत्मविश्वास में आप थे। आप ये मान के चल रहे थे कि ये चुनाव जो औपचारिकता है, सत्ता विरोधी लहर इतनी जबरदस्त है इस मध्य प्रदेश में कि हम तो शपथ लेने ही वाले हैं, हमारे पास और कोई किसी के पास कोई विकल्प ही नहीं है। आपने ग्राउंड लेवल को झांका नहीं, आप मतदाता के मन को पढ़ नहीं पाए, आप सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलते रहे कि बीजेपी की 18 सालों की सरकार है, इसके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, कोई लहर कुछ काम नहीं करने वाली है और हमको सरकार में आना है और सरकार बनाना है। तो ये अति आत्मविश्वास जो आपका था वो आपको ले डूबा। आपने चुनावी प्रबंधन पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना बीजेपी ने दिया। आप देखिए, बीजेपी नेताओं के कुल दौरे उठा के देख लीजिए, कांग्रेस नेताओं के कुल दौरे उठा के लीजिए। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं शरद जी, ना मेरी कोई ऐसी मंशा है, लेकिन जो चुनावी तैयारी है, जो कड़वी बात है, वो तो कहना पड़ेगी ना, और वो माननी भी पड़ेगी आपको। आप क्यों मान के भूल गए थे कि लाडली बहना का अंडर करंट है? आप मानते ही नहीं थे, आप उसके विरोध में दलीलें देने लगते थे कि जो बाकी 1.5 लाख 1 करोड़ महिलाएं वो तो हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं होता शिवराज जी, चेहरा ना होते हुए भी मैं आपसे बार बार यह कहता हूं कि इस चुनाव में शिवराज जी भले ही चेहरा नहीं थे, अगर मोदी की गारंटी इस चुनाव में थी तो शिवराज का फेस भी इस चुनाव में था, वो ना चेहरा होते हुए मध्य इस चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा थे। तो आपने अपनी कमियां नहीं स्वीकार की, हर बार आप घूम फिर के ईवीएम पे आ जाते हो। अगर भैया ईवीएम काम करती तो बीजेपी दिल्ली में 2 साल में अपना 10 साल में अपना राज स्थापित कर लेती। जी हाँ। आपको तेलंगाना भी नहीं देती। जी डॉक्टर हितेश वाजपेयी, ये जो आपने कहा पूर्व पीठिकाएं, ये होता रहता है राजनीतिक दलों को। जी देखिए साहब, आप सब लोग विद्वान हैं अपने अपने क्षेत्र के, और मैं बेसिक साइंसेस रखता हूँ कि मुझे आज बहुत दुख हो रहा था जब दिग्विजय सिंह जी खुद इंजीनियर हैं और जब वो ये कह रहे हैं कि जहाँ चिप होती है वो हैक हो जाती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हर चिप कमांड क्या लेती है इसके ऊपर उसकी हैकेबिलिटी होती है।
यदि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लेती है तो ठीक है। ये सारी चिप्स सर ऑपरेट करती है डीसी पर, डायरेक्ट करंट पर। तो इनकी सिग्नलिंग, ऑपरेटिंग सिग्नल्स जो होते हैं शरद जी, वो जाते ही डीसी से, बैटरी ऑपरेटेड है, नंबर 1। वो ना वाईफाई कैच करते हैं ना ब्लूटूथ करते हैं सामान्य भाषा में। जैसे कि हम लोग डॉक्टर्स हैं सर, हमारे यहाँ हम लोग पेस मेकर लगाते हैं। पेस मेकर आपने सुना होगा, बैटरी ऑपरेटेड होता है। आपने सुना दुनिया में किसी का पेस मेकर हैक हो गया हो, जो बैटरी डीसी ऑपरेटेड पेस मेकर 99% होते हैं? कभी सुना सर आपने कि बैठे बैठे मैंने मोबाइल चलाया और जिसको पेस मेकर लगा उसको खत्म कर दिया? दक्षिण भारत की कुछ फिल्मों में, लेकिन अब वो फिल्म की बात अलग है। मैं आपको भाई सारी दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में पेस मेकर्स लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल्स डीसी पर बेस लेते हैं शरद जी। तो साइंस का कोई भी स्टूडेंट जो होता है, और खासतौर से इंजीनियर्स, तो बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। मैं और भी कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि जहाँ पर भाई डिवाइस सिग्नल ही नहीं लेती है करंट के अलावा किसी के, तो उसको कैसे हिला दोगे? नंबर 1। नंबर 2, आप हमें, आपने कितना अच्छा उदाहरण दिया वीवीपैट का। एक मतदान केंद्र, एक मशीन बताइए जिसमें वीवीपैट की सैंपलिंग, और ये सैंपलिंग देखते हैं वो, आपको भी पता है, उनको देखना है। कहीं पर भी डिस्टर्ब आई हो, चलो आपके राज्य में आई जहाँ आपका शासन हो, राजस्थान में तो आपकी सरकार है, कोई तहसीलदार बता दे, वोटिंग में कोई आपका एजेंट बता दे कि इन दोनों में कोई डिस्क्रिपेंसी आई हो, इतने साल से चुनाव, वो बता दे, तो देखिए साहब, नहीं हो जाती है। ये क्या हो जाती है? भाई हार जाते हो तो स्वीकार करो, हार हो जाती है, ईवीएम नहीं हैक होती है। तो मजाक मत उड़ाओ साहब, इतने सीनियर नेता हो आप, फिर देश कैसे चलाओगे? लोग आप पर यकीन, एक 12th का स्टूडेंट है शरद जी, या 10th का साइंस का स्टूडेंट है, वो आप पर कैसे यकीन कर ले? केवल कयासों पे, स्काई-फाई आपकी जो साइकोसिस है उसके ऊपर, जिसका कोई आधार नहीं है। दे आर ऑल सीनियर मेंबर्स। और मुझे बहुत खुशी हुई लक्ष्मण सिंह जी के बयान से कि लक्ष्मण सिंह जी ने बाकी फैक्टर्स को कंसीडर किया हार के लिए, सही है गलत वो अलग है, लेकिन टेक्नोलॉजी को नहीं किया। और लास्ट बात शरद जी, आप हमेशा, या हम लोग चर्चा में जर्मनी का उदाहरण देते हैं। जर्मनी में, मैं अभी फिर से पढ़ रहा था इसीलिए रिफ्रेश कर रहा था, जर्मनी में रोल बैक सिस्टम इसलिए नहीं हुआ था कि कोई उसमें टेक्नोलॉजी में कोई खामी थी, उनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। तो जो एब्सेंटी वोटिज्म था उसको कम करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोल इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए सिस्टम पर गए थे, ना कि कोई ईवीएम में खामी या साइबर उनके जो सिस्टम थे उसमें खामी की वजह से गए थे। हाँ, जिस दिन ईवीएम वाईफाई पे, ब्लूटूथ पे, इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करेगी या करने जाएगी कभी, तब ये सवाल फिर भी उठ सकते हैं, तब हम उसको स्वीकार करेंगे। आज डायरेक्ट करंट डीसी पर यदि वो चलती है तो मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आता। फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ साहब, कोई समझा सकता है तो, नहीं तो भाई समझ लो क्यों हार रहे हो। जी चलिए, प्रताप भानु शर्मा जी की तरफ चलते हैं। शर्मा जी, एक दलील ये भी देते हैं देने वाले कि 2 राज्यों में आपकी सरकार थी जहाँ चुनाव हुए, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। दोनों राज्यों में सरकार इतना तो कर सकती है, ईवीएम मशीनें भले ही चुनाव आयोग की निगरानी में आगे बढ़ती हैं, लेकिन आप उनकी जांच परख अच्छे से करा सकते हैं। चुनाव के पहले आपके इंडिपेंडेंट निर्वाचन आयोग से अनुमति ले सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, और ऐसी पहले भी ये मसला उठा है और खारिज हुआ है। तो आखिर इस विषय को बार बार उठाकर लोकतांत्रिक प्रणाली को भी प्रश्नांकित करने की कोशिश करना, और कहीं ना कहीं इससे ध्यान भी बढ़ता है, बीजेपी का ध्यान नहीं बढ़ता है, आपके कार्यकर्ताओं का और आपके नेताओं को एक ऐसा स्पेस मिलता है कि वो अपनी गलतियों के बजाय ठीकरा शायद कहीं और फोड़ दें। जी शरद जी, ये सब बातें, शंका को शंकाएं तो उठती हैं जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जो रिजल्ट आने चाहिए थे या जो समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है क्षेत्र के अंदर, जो विधानसभा हम जीत रहे हैं उसमें 20-25 हजार से हार जाएं। विदिशा का उदाहरण लें, जो हम 2 मान रहे थे कि निश्चित रूप से जीत कर आएंगे कोरवाई विदिशा, वहां 25-25, 27-27 हजार से हार जाए प्रत्याशी। तो ऐसी कोई हवा भाजपा के पक्ष में तो चल नहीं रही थी। तो ईवीएम में हवा तो थी, प्रताप भानु जी, हवा तो थी। सुन लो भैया, आपकी तो हमने सुन ली, तो आप भी सुन लो। अरे आप डांटिए मत, मैं सुन ही रहा हूँ आपको। जी, जो हार गए चुनाव में, उन्होंने अपना फीडबैक दिया है, तो आपको उसको गंभीरता से लेना चाहिए, उसको इस तरह से सफाई देने की या उनको ऊपर पलट कर दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप ऐसा मानते हो कि नहीं सिस्टम ठीक है आपकी ईवीएम, तो मैं आपको कहता हूं कि विदिशा में और कोरवाई में जो हम जीती हुई सीट मान रहे थे,
बैलेट पेपर से आप वोटिंग फिर से रीवोटिंग करवा लीजिए। क्यों करा? यदि दोनों सीटें ना जीते तो शर्मा आप जी, फिर तो मेरे ये जो से- एक दर्जन मंत्री हारे हैं, इनसे कोई शत्रुता थी बीजेपी की? देखो शरद जी, सर ये सिलेक्टिव बेसिस पे अच्छा, सेटिंग या जी, हाईजैकिंग जी। हो सकती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये बात जी। आप मान लेना, इसमें जी। आप कोई शंका मत करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर अरे नहीं और सर, दूसरी ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा, जी, दूसरी बात, जी कई ईवीएम 8 से 10 घंटे तक उनकी उपयोगिता हुई और हमारे काउंटिंग एजेंट ने आपत्ति लगाई कि उनकी चार्जिंग जो था वो 99% बैटरी चार्जिंग बता रही। एक जो वैलिड मतपत्र आपके पोस्टल वैलिड हमको मिले वो 199 स्टैंड बाय बोलते हैं। अरे सुनते क्यों नहीं है? अरे आप बता सुनने रहा हूं। तैयार नहीं है, आप आवाज दबा नहीं सकते। जो सत्य था वो तो सुन लो। स्टैंड बाय बैटरी ऑपरेशन बोलते हैं। 199 भास्कर ने लिखा है, हमने स्वयं नोट किया है कि जो मतपत्र पोस्टल वैलिड्स आए उनमें अब क्यों आप लोग पुराने हो गए, अनसाइंटिफिक हो गए, सॉरी टू से। भाजपा माइनॉरिटी में रही है, कांग्रेस को वोट अब मिले। बोल लें शर्मा जी, आप अनुमति दें तो हम लोग बोल लें। कर्मचारी हैं, शर्मा जी आप अनुमति दें तो हम लोग बोल लें अब। लोग हैं, विकलांग लोग हैं सर और सब हम लोग बोल रहे हैं। जेलों ने जाकर उनका मतपत्र मतदान घर जाकर कराया है, उनमें हम क्यों लीड कर रहे हैं? इसलिए शंका होना आवश्यक है, और जब शंका है हुई है और जिनने चुनाव लड़ाए सर आपकी अनुमति प्रत्याशित है, हम बोल रहे हैं हम लोग। अभी हमारी पूरी बात तो सुन लो। नहीं नहीं, अब नहीं, खत्म हो जाएगी डिबेट खत्म हो जाएगी सर। सर मैं उलझ जाऊंगा सर, ये पूरी डिबेट हैक हो जाएगी सर। नहीं, अभी आपने कोई रिमोट रखा है वहां से, डिबेट हैक कर लेंगे आप हमारी। जी मेहरबानी करके सुन लीजिए जी, कि ये कह रहे हैं ना जो हमारे विज्ञान के विशेषज्ञ बैठे हैं हितेश वाजपेयी जी, सब इन्हें जानकारी का और उसका ठेका इन्होंने जानकारी का ले लिया है। अरे साहब मैंने किताबों में पढ़ा है, मेरे को क्यों मार रहे हो आप? साइंस का स्टूडेंट चलिए हो। चलिए चलिए, मैं आता हूँ प्रताप भानु जी, मैं आता हूँ। डॉक्टर वाजपेयी आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात कर लीजिए। फिर मनोज जी बहुत देर से इंतजार बहुत कर रहे हैं, अच्छा। फिर हम मनोज जी की बात सुन ही नहीं पाएंगे। बस जी मैं केवल एक आर्गुमेंट और इनका आया था, उसको जी। मैं बता दूं कि हमको डाक मतपत्रों में ज्यादा मतपत्र मिले और जी। ईवीएम में कम मिले। जी फाइन, तो इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी क्या है? डाक मतपत्रों की संख्या में आपकी संख्या ज्यादा है, नहीं तो वो भी हम कर देते कम यदि हम हाँ। कर रहे जी। थे, और ईवीएम में नहीं है। तो भाई ये तो साक्ष्य है ना, सामने है, तो इसमें रोना क्या? नहीं तो जरूरी है कि आपको डाक मतपत्र ज्यादा मिले, वहाँ ईवीएम में मिलना चाहिए। ये तो दादागिरी है ना सर, ऐसा थोड़ा ना होता है। और 7 तारीख को आप शपथ ले रहे हो, बंद कर दो शपथ, मना कर दो कि नहीं वहां साहब ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से जीत गए हम, ऐसा थोड़ा ना होता है। जी, तो कहीं जी। लाइन तो खींचनी पड़ेगी शरद जी। चलिए मनोज, अब काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। जी शरद जी मैं तो यही कहूंगा कि भूली ताही विशारदे आगे की सुधी ले। देखिए कब तक ये सब चलता रहेगा, ये पहली दफा नहीं है। और सवाल इसलिए भी हो जाता मौजू है कि जब आप छिंदवाड़ा से 7 सीटें जीत जाते ठीक बात है। तो वहां तो हैक नहीं होता, वहां क्या दिक्कत है भाई? छिंदवाड़ा में करना होता तो वहां छिंदवाड़ा भी नहीं, पूरे 4 जिले हैं, छिंदवाड़ा, मंडला, जी। सिवनी और बालाघाट। तेलंगाना पूरा। जी जी। नहीं, इन 4 जिलों में भी साहब कोई लहर नहीं चली। मतलब तो इसका मतलब है कि अगर ये प्रणाली ऐसा पक्षपात कर रही कि कमलनाथ जी के आसपास के कमलनाथ जी जिलों खुद को जीत छोड़ गए। दे रही है। हाँ खुद जीत गए। और सर जी। जनता अब ये सब नहीं सुनना चाहती, जनता ये सुनना चाहती नहीं, चूक ये कहाँ नहीं हो गई, सुनना चाहती, गलतियां ये आपसे नहीं कहाँ हो सुनना गई। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फिर 2024 के चुनाव की तरफ बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी तैयारी शुरू कर दी। कल शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं कि मैं छिंदवाड़ा पहुंच रहा हूं, मतलब 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। तो अब तैयारी छिंदवाड़ा जाने की है उनकी, तो ज्यादा बेहतर है कि जो हुआ उसको भूल जाए। भूलना इसलिए नहीं है, शायद कांग्रेस को ये लगता है कि इसके पीछे कुछ वजह होगी, लेकिन ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। और मुझे जो याद है सर, चुनाव आयोग ने मौका दिया था आप लोग को कि आइए और कुछ गड़बड़ है, तो 15-20 दिन तक वो रखे रहे थे सर। एक गड़बड़ी नहीं, एक कोई मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट मानता है इसको, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विपक्ष का कोई व्यक्ति वहां नहीं जा पाया था। तो ज्यादा बेहतर है सर, आप लोगों को भी काम करना चाहिए, लेकिन आपका हक बनता, आप विपक्ष में बैठे, आपको सवाल उठाना चाहिए। पर जो फील्ड पर जा रहे थे, मेरी आपकी पर्सनल भी कई दफा बात हुई होगी, होती रहती है हम लोग की, तो मुझे जो दिख रहा था लोकसभा के चुनाव। चलिए आप अदालत गए क्या सुप्रीम कोर्ट? इन्हें काय का डर है? यदि सुप्रीम कोर्ट चलिए ना, एक तरफा हवा चल रही है, इनका बिल्कुल अंडर सर सुप्रीम कोर्ट चलते हैं कल सुबह। चुनौती देते हैं सर जब आप आतंकियों के लिए जा सकते हैं तो अपने अधिकार के लिए तो चलिए। हवा में निकल जाएगी। अरे हवा तो निकल गई आपके देश। आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब, उम्र हो गई आपकी, ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, मेडिकली खराब लगती है। प्रताप भानु जी, सर मेडिकली खराब लगती है। प्रताप भानु जी, निकल जाएगी हम
रहे? प्रताप भानु जी, 2004 के कौन सी लोकसभा हवा निकल चुनाव, जाएगी? 2009 के लोकसभा चुनाव और उसमें 2004 का तो बीजेपी की एक जबरदस्त, आप कहें कि एक कैंपेन का चुनाव था, इंडिया शाइन, और सारे सर एग्जिट मैं पोल भी ब्रेकिंग न्यूज जी शरद जी, जी, यदि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाती है हम भी तैयार हैं। चलिए चलिए, ब्रेकिंग न्यूज तय है साहब, करते ये कह रहे हैं हम भी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ऐसे चलिए लेकिन बातचीत नहीं करिए जी, कम जी। टू द पॉइंट, कंक्लूजन। नहीं। हम तैयार हैं। You should come to the point. अब क्या हुआ लोकसभा सर? के चुनाव अब किसकी मतपत्रों हवा के निकल गई आधार पे आपकी कराइए। भाषा में? क्यों नहीं मानते जनता की आवाज आप? सर वो हवा की बात कर रहे थे आप। 70% राजनीतिक दल, अरे सर थोड़ा सा विपक्षी दल कैमरे ये से कह पीछे रहे होके हैं, बताइए। मतपत्रों के आधार पे, मतपत्रों से चुनाव कराइए आप। सर वो बहुत वो हो रहा हाँ है, नहीं, मुझे उत्तेजित लगता है हो रहे हैं प्रताप थोड़ा भानु सा। जी काफी हाँ। भावुक हैं इस मुद्दे को लेकर। भावुक नहीं, और सत्यता तो कहना पड़ेगी। सुप्रीम हमें- कोर्ट चलिए ना सर, मैं जी, स्वागत करता हूँ आपका। आपके पास बड़े बड़े सत्यता तो वकील हैं। बताना पड़ेगी। जो जनता की भावना है, प्रमुख विपक्षी तो दल होने के क्या आप नाते हमें वो ये भी कहना मांग पड़ेगा। करते हैं कि कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में फिर से कराए जाएं? हाँ, हम मांग करते, करवा लीजिए वहाँ भी आप। तेलंगाना में वापस करिए, तेलंगाना में रिजाइन कर दीजिए लोकसभा आप। के कराओ ना आप पलट क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? तेलंगाना आप में तो रिजाइन देखो कर आप दीजिए, क्या? शपथ से मना कर दीजिए। 4-5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो नहीं, रहे हैं। मुझे लगता है कि कराइए इस आप। मुद्दे पर हमें गंभीरता से बात करनी चाहिए। आपका अधिकार है प्रताप भानु जी, कांग्रेस का अधिकार है वो अपनी बात उठाए, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इसमें किसी भी किस्म की बहुत ज़्यादा इसको नाराज़गी से देखने की या इस Logical होना पर खींच निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत एक महान लोकतांत्रिक देश है। और इसमें आपने भी देखा, मुझे आप ही के नेता सुरेश पचौरी जी की बात बहुत अच्छी लगती है, जो एक इंटरव्यू में उन्होंने हमारे साथ कही। मैंने उनसे पूछा था कि भारत के लोकतंत्र में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान से तो कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन अमेरिका में भी ट्रंप के समर्थक हारने के बाद घेराबंदी कर देते हैं और वहाँ पथराव और आगजनी की घटनाएं होती हैं। भारत में सत्ता का हस्तांतरण बहुत शांतिपूर्वक होता है। ये इस महान लोकतंत्र की शक्ति है और मुझे लगता है इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। आपके पास बहुत से लोकतांत्रिक राइट्स हैं जिनके जरिए आप चुनौती दे सकते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन ला सकते हैं आप दुनिया के अन्य देशों के एक्सपर्ट से ये बात ला सकते हैं। आखिर इसका हल जनता से रेफरेंडम लेकर तो नहीं निकाला जा सकता कि जनता से पूछा जाए कि आप ईवीएम चाहते हैं या बैलेट पेपर चाहते हैं। आप लीगली इंटरवीन कीजिए, लेकिन जब आप भी जीतते हैं तो ये सवाल तो अपनी जगह मौजूद है कि इसी ईवीएम से आपके पक्ष में भी जनादेश निकलता है और बीजेपी के पक्ष में भी निकलता है जनादेश। फिर ये सवाल उठाने का औचित्य कितना है, ये सवाल तो बना रहेगा जैसे आपका सवाल बना है, क्योंकि लोकतंत्र में एक सवाल के मुकाबले दूसरा सवाल होता है सर, और उसको लेकर ना हमें कोई नाराज होने की जरूरत है ना किसी और को। बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत शुक्रिया करूंगा आपका। बहुत धन्यवाद मनोज जी। जगदीश जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते नहीं जुड़ पाए बाद में, धन्यवाद उनका। प्रताप भानु शर्मा जी का अतिशय धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की कि लोकतंत्र में पुरजोर विरोध करना और किसी मुद्दे को लेकर डटे रहना विपक्ष का प्रमुख अधिकार और हथियार है, और बेशक उन्हें इस पर डट कर कायम रहना चाहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल बुलेटिन हमारा मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।